हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के सुप्रीम कोर्ट को जो विशेषाधिकार प्राप्त है वो कौन कौन से हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और समझने का प्रयास करें। पिछले वाले दो वीडियो में हमने ये जाना था कि सुप्रीम कोर्ट की जो नेसेसरी है वो क्यों है, हमें सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें सुप्रीम कोर्ट चाहिए, इन सभी के बारे में हम पिछले वाले वीडियो में दो वीडियो से पढ़ चुके हैं। लास्ट वाले वीडियो में हमने जाना था कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति किस प्रकार होती है, किस प्रकार जो है जजों को नियुक्त किया जाता है। और आज इस पार्ट 3 में हम जानेंगे सर्वोच्च न्यायालय के विशेष अधिकार क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के विशेष अधिकार यानी कि उसके क्या क्या राइट हैं। सर्वोच्च न्यायालय के विशेष अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या विशेषाधिकार हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को कुछ मामलों में, बहुत सारे मामलों में ऐसे मामले हैं जहां सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार दिए गए हैं बजाय हाई कोर्ट के मुकाबले। हाई कोर्ट को वो अधिकार कम है, सुप्रीम कोर्ट को वो अधिकार ज़्यादा है। वो अधिकार कौन कौन से हैं, इनके बारे में बात करते हैं। जो पहला अधिकार है वो है प्रारंभिकीय अधिकार या प्रारंभिक अधिकार, इसको बोलते हैं प्रारंभिकीय अधिकार। प्रारंभिक अधिकार, प्रारंभिक अधिकार से आशय यह है कि ऐसे मामले जो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, उनके वो मामले कौन कौन से हैं। जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी मामले, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी मामले, भारत का जो भी राष्ट्रपति है, जो भी होगा, और उपराष्ट्रपति, इनसे संबंधित सभी मामले केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में उनकी सुनवाई होगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में उत्पन्न हुए विवाद वो भी सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच के विवाद, केंद्र सरकार यानी भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच के जो विवाद है वो भी सुप्रीम कोर्ट में होंगे। राज्य सरकारों के विवाद, इसके साथ दो राज्यों के बीच के विवाद, यानी कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में उत्पन्न विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का विवाद। तो ये कुछ मामले हैं जिसमें केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई कर सकता है। देखो, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में उत्पन्न विवादों का जो समाधान है वो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। सर्वोच्च न्यायालय उसमें मध्यस्थता का रोल करेगा, मध्यस्थता का रोल प्ले करेगा, यानी कि उनमें मध्यस्थता का काम करेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 71 जो है वो ये कहता है, अनुच्छेद 71 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 के तहत जो राष्ट्रपति वाली बात है ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वाली, इसका प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और उनकी जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति को लेकर कई प्रावधान किए गए। राष्ट्रपति को सीधे पद से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति के जो खिलाफ मुकदमा है वो किसी भी जो थाना क्षेत्र है, थाना है, उस पर दर्ज नहीं होगा। यानी कि राष्ट्रपति को लेकर कोई FIR है, किसी प्रकार की कोई भी आपराधिक गतिविधियां रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो वो सभी जो FIRs हैं वो साधारण जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर दर्ज नहीं होगी। इसके लिए क्या होगा इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पहल करेगा कि राष्ट्रपति पर किस प्रकार का मुकदमा चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी मामले केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में सुने जाएंगे। ठीक है, दूसरा जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का वो अपीलीय अधिकार। अपीलीय अधिकार यानी कि अपील करने का अधिकार। पहला तो था प्रारंभिक अधिकार, दूसरा अपीलीय अधिकार। अपीलीय अधिकार, अपीलीय अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के संबंधित सभी मामलों को चैलेंज किया जा सकता है, वो अपीलीय अधिकार कहलाता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी मामले हैं उनकी सुनवाई है, वो हाई कोर्ट में अगर किसी मामले में न्याय अगर नहीं मिलता है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में उस मामले को चैलेंज किया जा सकता है। इसको बोलते हैं अपीलीय अधिकार। ठीक है, अपील करने के लिए एक अपीली सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वो सर्टिफिकेट हाई कोर्ट से प्राप्त होता है। हाई कोर्ट का अपीली सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके माध्यम से क्या किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए अपील की जा सकती है। ठीक है, स्वयं के मामलों को भी जो सुनता है सुप्रीम कोर्ट, उसको भी अपीली अधिकार की श्रेणी में रखा जाता है।
स्वयं के मामले कौन से होते हैं? सुप्रीम कोर्ट स्वयं के मामलों को भी सुनता है। स्वयं के मामले ऐसे है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में डिसीजन दिया और उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो ऐसे मामले स्वयं के मामले कहलाते हैं। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अपने मामले को, अपने फैसले को बदल सकता है, अपने फैसले में कुछ फेरबदल कर सकता है, रद्द भी कर सकता है। ये सभी अपीलीय अधिकार में की श्रेणी में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऐसा किया है, जो अपने ही जो उसके क्षेत्र उसके जो दिए फैसले थे उनको बदला है सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर। केशवानंद भारती वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णय को बदल दिया और एक नई परिभाषा दी जिसको हम संविधान के आधारभूत संरचना के नाम से जानते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि 1966 का जो मुकदमा था, मामला था, यानी कि 1966 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा था कि संसद ही क्या संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है और संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो संसद को नहीं है। ये डिसीजन देते हुए, एक मामले में डिसीजन देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। 1973 में केशवानंद बनाम भारत संघ वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले दिए गए निर्णय को बदलते हुए कहा केवल संसद को ही क्या है, संविधान में संशोधन करने की शक्ति है और इसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में। तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही मामले को बदल सकता है, अपने फैसले को बदल सकता है, स्वयं के फैसले के विरुद्ध भी जाकर नया फैसला दे सकता है, नई रूलिंग दे सकता है। तो अपीलीय अधिकार की श्रेणी में रखे जाते हैं। स्वयं के मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट सुनता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख के रूप में भी काम करता है, एक अभिलेखागार के रूप में भी काम करता है, यानी कि रिकॉर्ड रूम के रूप में भी काम करता है। तीसरा जो काम है सर्वोच्च न्यायालय का वो है रिकॉर्ड के रूप में काम करना। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखाकार के रूप में भी काम करता है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे कई मामले होते हैं जो पहली बार सुने जाते हैं। ऐसे मामले, ऐसे केसेस जो पहली बार आते हैं, जो आज तक के इतिहास में नहीं घटना घटी है, वो पहली बार अगर कोई घटना घटती है तो उस निर्णय को, अपने द्वारा दिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिकॉर्ड करता है और उसको आने वाले समय में संदर्भ के रूप में देखता है, यानी कि नज़ीर के रूप में देखता है, रेफरेंस के रूप में देखता है और उसका प्रयोग अगले वाले जो आने वाले मुकदमे हैं उनसे सीखते हुए करता है। तो ये अभिलेख के रूप में भी काम करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का ये काम था। दूसरा जो इसी के अंदर कार्य है वो क्या है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए निर्णय की अवमानना पर दंड देने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा जो निर्णय है उनको नहीं मानने पर इसको कोर्ट ऑफ कंडक्ट यानी कि न्यायपालिका की अवमानना कहा जाता है, उसको दंड देने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के जो दिए गए निर्णय होते हैं अगर उनको नहीं मानना जाता है तो ऐसे में वो न्यायपालिका की अवमानना मानी जाती है और उसको दंड देने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को ही है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार है और इससे कहते हैं निर्णय समीक्षा करना कहते हैं, यानी कि न्यायिक समीक्षा इसको कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट को अपने ही द्वारा दिए गए निर्णयों को बदलने और उसको फिर से उसकी समीक्षा करने का अधिकार है, इसको कहते हैं निर्णय समीक्षा करना कहते हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 137 में किया गया। अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले को बदल सकता है, फेरबदल कर सकता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णयों को वर्तमान परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। वर्तमान परिस्थितियां कैसी है उसके अनुसार उसको रख सकता है। ये जो है परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। 1967 वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने, जो अभी बताया मैंने आपको, निर्णय देते हुए केशवानंद भारती वाले मामले में जो गोलकनाथ वाला मुद्दा था उसको बदलकर नई परिभाषा दी थी। ठीक है। अगला जो सर्वोच्च न्यायालय कार्य है वो है जांच संबंधी कार्य है, जांच करने का कार्य। जांच संबंधी कैसे? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में जो कमेटी बनाई जाएगी संसद के द्वारा, वह कमेटी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट जो है उनके जजों की एक कमेटी बनाई जाएगी और वो क्या करेगी, उस जो कमेटी है उसमें जांच करेगी। यूपीएससी और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
को हटाने का जो प्रावधान है, उनके जो उनमें एक समिति बनाई जाती है, उस समिति की जो मेंबर होंगे वो कोर्ट के मेंबर होंगे, यानी कि हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के मेंबर होंगे। ठीक है। इसके अलावा जो पांचवा अधिकार है वो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। सुप्रीम कोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अत्यधिक जो चर्चित कार्य है वो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। सुप्रीम कोर्ट नागरिकों को ये गारंटी देता है कि उनके अधिकार हमेशा बने रहेंगे। उनकी नागरिकों के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होने पर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपील कर सकते हैं। नहीं, उनके अधिकारों की रक्षा करने की जो गारंटी है वो सुप्रीम कोर्ट देता है। इसके अलावा जो छठा कार्य है वो है राष्ट्रपति को परामर्श देना। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कार्य है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, समय समय पर राष्ट्रपति को परामर्श देगा, कानूनी सलाह देगा। राष्ट्रपति को परामर्श देने की जो सलाह है वो कौन देगा, सर्वोच्च न्यायालय देगा। राष्ट्रपति भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सलाह दे सकते हैं कानून के संबंध में, लेकिन उस सलाह को मानना या न मानना वो सर्वोच्च न्यायालय पर निर्भर करता है। सर्वोच्च न्यायालय मानने या न मानने वो उस पर निर्भर करता है, यानी कि दोनों एक दूसरे की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय को क्या परामर्श दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को क्या परामर्श दिया, ये पूर्णतः गोपनीय रखा जाता है, कॉन्फिडेंशियल होगा, और दोनों एक दूसरे के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। तो ये तो सर्वोच्च न्यायालय के कुछ प्रमुख कार्य थे जो आपने जाने। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते। प्रारंभिक कार्य कौन से? प्रारंभिक कार्य ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी। ऐसे मामले कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति से संबंधित सभी मामले, राष्ट्रपति से संबंधित सभी मामले, उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी मामले, भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में उत्पन्न विवाद जो भी होंगे उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में उत्पन्न विवादों की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में होगी। दूसरे कोर्ट में उनकी सुनवाई नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दो राज्यों के बीच में उत्पन्न विवादों की सुनवाई वाले जो मामले हैं उनको बोलते हैं प्रारंभिक अधिकार। ये केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे। अपीलीय अधिकार यानी कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना अपीलीय अधिकार कहलाता है। अपील करने के लिए एक हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया एक अपीलीय सर्टिफिकेट होगा, उसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ये अपीलीय अधिकार की श्रेणी में आता है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख के रूप में कैसे काम करता है? सुप्रीम कोर्ट समय के अनुसार अगर कोई ऐसा मामला आ जाता है जो आज तक के इतिहास में नहीं घटित हुआ है तो ऐसे मामले को सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड करता है और उसे अभिलेख के रूप में रखता है, एक संदर्भ के रूप में रखता है, और आने वाले समय में उसे एक नजीर के रूप में पेश किया जाता है, एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और उसे सीखते हुए नए जो डिसीजन देने हैं उसके हिसाब से देता है। दूसरा जो इसके अभिलेख के रूप में कार्य वो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए निर्णयों को नहीं मानने पर जो दंड देने का अधिकार है वो केवल सुप्रीम कोर्ट को है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को अगर नहीं मानता है कोई सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति यानी सरकारों के लिए है ये, तो उन्हें दंड देने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा दिए गए निर्णय को बदलने, उसकी समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को ही है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 137 में किया गया। अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को बदल सकता है। अपने निर्णय को चेंज करने की जो अधिकार है यानी कि निर्णय की समीक्षा करना, वो सब अनुच्छेद 137 के तहत होता है। ठीक है। अगला जो अधिकार है वो जांच संबंधी अधिकार। जांच संबंध यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में संसद के द्वारा लाए गए जो प्रस्ताव होता है उस प्रस्ताव की जांच करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। यानी किसी भी न्यायाधीश को हटाने के संबंध में जो प्रस्ताव लाया जाता है, जजों को, आपने पिछले वाली वीडियो में जाना था कि जजों के जज जो होते हैं उनको किस प्रकार से हटाया जाता है। जज को हटाने के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ जैसे महाभियोग लाया जाता है, वैसी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है अगर किसी जज को हटाना है। जज को हटाने के लिए महाभियोग की जैसी जो प्रक्रिया है उसको पालन करने के लिए संसद जो प्रस्ताव लाती है उस प्रस्ताव की जांच करने का जो कार्य है वो किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। यानी कि न्यायाधीश, कोई सा भी न्यायाधीश हो, हाई कोर्ट का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, इन न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा उस प्रस्ताव की जांच करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होगा। ठीक है। अगला जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करें, नागरिकों के अधिकारों को बनाए रखें। राष्ट्रपति को परामर्श देना भी क्या है? सुप्रीम कोर्ट का काम है। राष्ट्रपति को परामर्श देने का जो कार्य है वो सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर क्या करेगा? राष्ट्रपति को परामर्श देगा, और राष्ट्रपति भी क्या है? समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देगा। दोनों क्या परामर्श देंगे, इनके जो परामर्श हैं वो क्या होंगे,
ये पब्लिक में सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। इनकी दोनों का परामर्श जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा और इनको किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति को जो परामर्श दोनों में एक दूसरे में जो बातें हुई, इनको आगे कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट अपनी जो मामलों किसी मामले की सुनवाई है उसकी मामला की सुनवाई करने के लिए कहीं और अन्य, जैसे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थित है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है किसी मामले की सुनवाई किसी दूसरे स्टेट में करनी है तो जजों की जो पीठ है वो पीठ वहाँ जाकर उस मामले की सुनवाई कर सकती है। तो कहा तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जाएगा। वो भी कई बार ऐसा हुआ है, जम्मू कश्मीर में किसी मामले को लेकर सुनवाई की गई है, यानी समय समय पर ऐसा होता रहा है। तो ये तो थे सर्वोच्च न्यायालय के विशेषाधिकार। तो आपने विशेषाधिकार जाने इस वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं न्यायपालिका, जो 11th क्लास का लेसन है 6 न्यायपालिका। न्यायपालिका में आपने अब तक पढ़ा हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है, हमें क्यों न्यायालय चाहिए, न्याय क्या होता है, हमें न्याय की आवश्यकता क्यों है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आपने न्याय जाना, न्यायपालिका क्या होती है, न्याय जो स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट है इसको आपने समझा नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय के बाद किस प्रकार से भारत में न्यायिक प्रक्रिया को अपनाया गया, इसको आपने सबने इसको जानने का प्रयास किया। इसके बाद आपने ये जाना कि जज जो होते हैं, जजों की नियुक्ति किस प्रकार होती है, जज को किस प्रकार अपॉइंट किया जाता है, यानी कि अपॉइंट ऑफ जज, जजों को नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या है, जजों को नियुक्त करने के बाद उनको हटाने का प्रावधान क्या है। किसी भी जज को अपॉइंट करना यानी कि उसको नियुक्त करना बहुत ही आसान है, लेकिन उसको हटाने के लिए जो प्रक्रिया लागू की जाती है उसको फॉलो किया जाता है उसको बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है, यानी कि बहुत कठिन प्रक्रिया है किसी भी जज को हटाने के संबंध में। जजों को नियुक्त करना आसान है और हटाने के लिए बहुत ही लंबी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। यानी कि किसी भी जज को हटाने के लिए महाभियोग की जैसी प्रक्रिया है उसको पालन करना पड़ता है, यानी कि प्रस्ताव लाना पड़ेगा, पहले दोनों हाउस में उस प्रस्ताव को पास करना पड़ेगा। लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, फिर उसके बाद में राष्ट्रपति के लिए विचाराधीन जाएगा। ऐसे में जो जज संबंधित जज होता है ना वो पहले इस्तीफा दे देता है। ऐसे कई उदाहरण सामने हैं। सौमित्र सेन को इसी प्रकार हटाया गया था, पीडी दिनकरन को इसी प्रकार हटाया गया था। सौमित्र सेन है, पीडी दिनकरन है, वीआर कृष्णन अय्यर, ये ऐसे न्यायाधीश है। इनको हटाने के लिए संसद ने क्या किया था, महाभियोग के जैसा प्रस्ताव लाया था, उनको हटाया भी गया था। सौमित्र सेन भारतीय न्यायिक इतिहास के ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हटाने के लिए संसद ने महाभियोग लाया, इनके लिए लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा में भी ये बिल गया। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति है सौमित्र सेन, न केवल अपना ये पक्ष रखने के लिए राज्यसभा में उपस्थित हुए, बल्कि राज्यसभा ने इनके सामने इनके खिलाफ ही क्या किया, महाभियोग जो प्रस्ताव था उसको पारित कर दिया। और जब आगे ये राष्ट्रपति के लिए जाना था, ऐसे में बीच में ही क्या किया, इन्होंने अपने पद से स्वयं ही इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार इन्होंने न्यायिक इतिहास की जो साख थी उसको बचाया था सौमित्र सेन ने। तो इस वीडियो में आपने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को जाना। अगले वाले वीडियो में हम जानेंगे न्यायिक सक्रियता क्या होती है, न्यायिक सक्रियता। उसके बाद में जानेंगे राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण, जिसको नलसा कहते हैं, नेशनल लीगल सर्विसेज। नलसा, नेशनल लीगल सर्विसेज, नलसा यानी राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण क्या है, इनके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।